ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में, राइट। सो मेनिंजाइटिस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझना और इसके साथ थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज़्म और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन केसेस है, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल केस है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, राइट। तो इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अ पाया एरिकनॉइड लेप्टोमेनिंजेस ऑफ एंड द CSF इन द ऑफ द सब एरिकनॉइड स्पेस, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरिकनॉइड होता है। तो अगर सीक्वेंस वाइज देखें ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर होता है, राइट। तो अगर इनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पाया एरिकनॉइड लेप्टोमेनिंजेस में या CSF ऑफ द सब एरिकनॉइड स्पेस में, तो इनका इसके कारण से मेनिंजाइटिस प्रिसिपिटेट करता है। इट इज़ आइटिस, तो इन्फ्लेमेशन है सबसे पहली बात। मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन, जैसे मेनिंज है तो मेनिंजेस लेप्टोमेनिंजेस में और इन्फ्लेमेशन, राइट। इसमें ड्यूरा मैटर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे स्कल है, ड्यूरा मैटर है, या एरिकनॉइड है, पाया मैटर है, तो ये दोनों जो है लेप्टोमेनिंजेस है और नीचे ब्रेन आ रहा है। तो लेप्टोमेनिंजेस में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या CSF ऑफ द सब एरिकनॉइड स्पेस में, सब एरिकनॉइड स्पेस में कोई CSF का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दिस इज नोन एज मेनिंजाइटिस, राइट। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? CSF एग्जामिनेशन, ठीक। CSF एग्जामिनेशन से इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी इसकी CSF की कैसी होती है? वॉल्यूम ऑफ द CSF में प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CSF प्रोड्यूस पर डे इज 500 ml। 500 ml हमारा CSF जो है प्रोड्यूस होता है हर दिन, ठीक है ना। नॉर्मल CSF वॉल्यूम इज 150 ml। 150 ml नॉर्मल CSF वॉल्यूम है। CSF रीअब्जॉर्ब कितना होता है? 350। देखो ये सिंपल से मैथ्स है। 500 ml डेली प्रोड्यूस होता है, 350 डेली अब्जॉर्ब हो जाता है, बचता कितना है बॉडी में? 150 ml, राइट। तो नॉर्मल CSF प्रेशर इज लेस देन 200 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जो नॉर्मल CSF प्रेशर है वो 200 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए वाटर के, राइट। तो पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होता है? हिमेटोजेनस स्प्रेड मोस्ट कॉमनली, हिमेटोजेनस स्प्रेड इसका मोस्ट कॉमनली हिमेटोजेनस स्प्रेड होता है मेनिंजाइटिस का, राइट, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। ट्रोमैटिक इम्प्लांटेशन आफ्टर न्यूरोसर्जरी, इसका जो हो सकता है ट्रोमैटिक इम्प्लांटेशन हो सकता है न्यूरोसर्जरी के बाद में। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इसमें होता है स्टेफाइलोकोकस, राइट। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? स्टेफाइलोकोकस। हिमेटोजेनस स्प्रेड मोस्ट कॉमनली, और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व हो सकता है? स्टेफाइलोकोकस, राइट। लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम अ नियर बाई इन्फेक्शन, लोकल एक्सटेंशन हो सकता है फ्रॉम अ नियर बाई इन्फेक्शन। तो फ्रंटल साइनस या मेस्टॉइड इन्फेक्शन कह सकते हो, राइट। कोई भी हिमेटोजेनस स्प्रेड हो गया, मोस्ट कॉमनली हिमेटोजेनस स्प्रेड होता है। ट्रोमैटिक इम्प्लांटेशन आफ्टर न्यूरोसर्जरी, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम अ नियर बाई एक्सटेंशन और इन्फेक्शन या फ्रंटल साइनस जो मेस्टॉइड इन्फेक्शन हो सकता है, इस कारण से ये हो सकता है, राइट। मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या क्या है कि एडेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू द नेजोफेरिंक्स, बैक्टीरिया जो है एडेयर करके नेजोफेरिंक्स में बैक्टीरियमिया कॉज कर दिया, मतलब कि ब्लड में चला गया, ट्रांसलोकेटेड थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। बैक्टीरिया इन द सब एरिकनॉइड स्पेस अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एंड कॉजेस एक्यूट मेनिंजाइटिस। अब जो है ये नेजोफेरिंक्स में बैक्टीरिया गया, अटैच कर लिया, बैक्टीरियमिया हो गया, ब्लड में चला गया, थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया, वहाँ पे जाके न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट किया ब्रेन में जाके लेप्टोमेनिंजेस में, और इसी से क्या हो गया? मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है चिल्ड्रन में? अंडर न्यूट्रिशन क्या हो सकता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदा हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर सकता है। ओटाइटिस मीडिया लोकल एक्सटेंशन हो सकता है। निमोनिया, इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये सब भी कर सकता है। ओटाइटिस मीडिया से लोकल एक्सटेंशन हो गया, मेनिंजाइटिस हो सकता है बंदे को। इसीलिए हम लोग मेनिंजाइटिस का केस जो है हम लोग अपने ENT में भी पढ़ते हैं, राइट। निमोनिया हो सकता है, इम्यूनो डिफिशियंसी, वायरल इन्फेक्शन कोई हो सकता है, वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है, सिकल सेल डिजीज़, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मैलिटी या CSF राइनोरिया, इन सब कारण से भी आपका रिस्क फैक्टर ये बना सकते हैं, राइट। ये सब कारण। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वायरल मेनिंजाइटिस की। वायरल मेनिंजाइटिस कैसे होता है? मोस्ट आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। रेस्पिरेटरी रूट जो इसका होता है बहुत कम कॉमन, लेस कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस इज कॉक्सैकी वायरस, इंट्रोवायरस। मोस्ट कॉमन कॉज जो अगर तुम मेनिंजाइटिस के केस में देखोगे तो कॉक्सैकी वायरस है, जो कि इंट्रोवायरस कहते हैं। तो कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या क्या हो सकते हैं? नियोनेट्स में स्टेफाइलोगैलेक्टी, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, लिस्टेरिया इकोलाई नियोनेट्स में, ठीक है। एक लगता है दूध से जो आते हैं जितने भी। 2 से 12 महीने में एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन अनवैक्सीनेटेड केसेस में एच इन्फ्लुएंजा का आ सकता है 2 से 12 महीने में। 2 से 20 साल के केसेस में नेजेरिया मेनिंजाइटिस
कॉज करा सकता है। वो 20 साल से ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है। 1 मंथ से कम प्रेग्नेंट में 60 साल से ज़्यादा तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनीज हो सकता है, ठीक है ना। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में अगेन लिस्टेरिया हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में देखते हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनीस। आफ्टर एनी न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर हेड इंजरी, जो कि मैं बताता लोकल इम्प्लांटेशन या डायरेक्ट एक्सटेंशन जो हो सकता है वो यही तो था, या डायरेक्ट एक्सटेंशन ये इम्प्लांटेशन ट्रॉमेटिक इम्प्लांटेशन में यहाँ पे जो बाद में कर रहा था ये, ठीक है ना। और आफ्टर एनी ये तो न्यूरोलॉजिकल स्टेपोरिस होता है, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? फीवर कॉन्स्टिट्यूट विथ हेडेक एंड नेक स्टिफनेस, ये ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होता है, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, राइट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस, ठीक है। मेनिंजियल साइंस क्या क्या हो सकते हैं बंदे में? कोई भी मेनिंजियल साइंस जो बंदा कैसे कैसे प्रेजेंट करके आएगा, ठीक है ना, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है, देखने का विषय बनेगा कि मेनिंजियल साइंस कैसे करके। तो नेक रिजिडिटी, ठीक है ना, बंदे में नेक रिजिडिटी होगी, बंदा जो है नेक नहीं मूव करना चाहेगा अपना, ठीक है, उस बंदे को क्या होगा कि नेक रिजिडिटी होगी। और न्यूकल रिजिडिटी का एक और कारण होता है सब एटनॉइड हेमरेज के केसेस में। सब एटनॉइड यहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो उसमें हेमरेज अगर हो गया तो वो भी न्यूक्लियर रिजिडिटी, लेकिन वहाँ फीवर नहीं होगा, यहाँ पे फीवर की क्लासिकल हिस्ट्री रहेगी, राइट। तो नेक रिजिडिटी, नेक रेजिस्ट पैसिव फ्लेक्शन, नेक जो है रेजिस्ट करके पैसिव फ्लेक्शन को, ठीक है। कर्निक साइन क्या होता है? कर्निक साइन, पेशेंट विद सुपाइन हेड फ्लिक्स्ड एट 90 डिग्री, सुपाइन रहेगा पेशेंट ऐसे लेटा हुआ रहेगा बंदा, ठीक है। कर्निक साइन में हेड फ्लिक्स्ड एट, हेड हिप जो है फ्लिक्स्ड एट 90 डिग्री रहेगा और नी कैन नॉट बी फुल्ली एक्सटेंडेड, ठीक है ना। ये कर्निक साइन हो गया आपका, जैसे के बना देता है ऐसे, ठीक है ना। ये साइन हो गया ऐसे करके, ये ऐसे, ये ठीक है 90 डिग्री पे फ्लिक्स है, इसका एक्सटेंशन नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ये वाला साइन, ठीक है ना। ब्रुड्स्की साइन में क्या होगा? पैसिव फ्लेक्शन, नी कैन नॉट बी फुल्ली एक्सटेंडेड है, जान लो ये बात खाली। पैसिव फ्लेक्शन ऑफ द नेक कॉजेज फ्लेक्शन ऑफ बोथ थाई एंड लेग्स, ब्रुड्स्की साइन। ब्रुड्स्की में क्या होता है कि आप पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक करोगे, ठीक है ना, तो फ्लेक्शन ऑफ बोथ लेग्स एंड थाई का दोनों का फ्लेक्शन होगा। अगर इसको उठाओगे तो थाई वाई का भी फ्लेक्शन होने लगेगा, ब्रुड्स्की साइन हो गया वो, ठीक है ना, ब्रुड्स्की साइन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेरिब्रल इडीमा के बारे में। सेरिब्रल इडीमा हो जाता है इन केसेस में। रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑब्वियसली मेनिंजाइटिस है तो इसमें आइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का चांसेस होगा, जिससे क्या करेगा? हेपेटाइटिस हाइपरटेंशन कर सकता है। डू फंडस एग्जामिनेशन में आपको पेप्लिडीमा का भी फाइंडिंग मिल सकते हैं आपको, राइट। अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है बंदे को, मेनिंजाइटिस के बंदे को अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, ठीक है। 6th क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो सकती है, सूडो पाल्सी, नॉट एबल टू सी लैटरली, क्योंकि यार अगर मान ले कि इनर टेबल है, मान ले ये देख इनर टेबल है, ये हो गया तुम्हारा 6th नर्व पेट्रस बोन के जो अलॉन्ग चलता है, ठीक है ना। तो ये बायलेटरली जो है प्रेस्ड होगा अगेंस्ट ये पेट्रस बोन के अगेंस्ट। अगर ऐसा बढ़ेगा अंदर से, ऐसे ऐसे बढ़ा तो ये दोनों तरफ से ये प्रेशर लगाएगा और तो सूडो पाल्सी हो जाएगा, ठीक। इरेगुलर रेस्पिरेशन होने लगे बंदे को, ऑब्वियसली ब्रेन का कोई फंक्शन होगा तो इरेगुलर रेस्पिरेशन हो सकता है। डीसेरेब्रेट रिजिडिटी, आर्म्स एक्सटेंड विद रिस्ट रोटेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा? डीसेरेब्रेट रिजिडिटी हो जाती है, जिसमें आर्म जो होते हैं एक्सटेंडेड रहते हैं और ब्रिस्ट जो है रोटेटेड, आर्म्स एक्सटेंडेड, ब्रिस्ट रोटेटेड, और लेग एक्सटेंडेड विद इंटरनली, फीट इंटरनली रोटेटेड, लेग एक्सटेंड रहेगा, फीट इंटरनली रोटेटेड रहेगा, राइट। डीसेरेब्रेट रिजिडिटी। सीजर्स कैसे हो सकते हैं? सीजर ड्यू टू फोकल एट्रियल इस्चीमिया, फोकल एट्रियल इस्चीमिया के कारण से सीजर्स आपको दिख सकते हैं। कॉर्टिकल वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, कॉर्टिकल वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई। हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू एसआईडीएच के कारण से हाइपोनेट्रीमिया हो गया बंदे को। रैश ऑफ मेनिंगोकॉक्सीमिया, ब्लीडिंग इन आर्टेरियल ग्लैंड ऑल्सो, वाटर हाउस पेडिक्टल सिंड्रोम, जिसमें कहते हैं बीपी कम हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी कम हो गई। मेनिंगोकॉक्सीमिया अगर हो गया, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा? वाटर हाउस पेडिक्टल सिंड्रोम होगा। अपने शायद से उसमें पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। ब्लीडिंग एड्रिनल हो जाता है, वाटर हाउस पेडिक्टल सिंड्रोम का दिया, जिसमें बीपी कम हो जाता है, क्रैश करने लगता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी कम हो जाती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस के। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस क्या क्या हो सकते हैं? रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ गया, क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो गई, वेस्कुलाइटिस हो गया, फोकल डेफिसिट हो गया, जिसको ये वेस्कुलाइटिस और फोकल डेफिसिट को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, वेस्कुलाइटिस प्लस फोकल डेफिसिट।
सीजर्स की हिस्ट्री होगी, हाइड्रोसेफेलस होगा, कॉमन इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ब्लॉक CSF फ्लो बिकॉज प्रोटीन कंटेंट इज़ वेरी हाई और दे हैम्पर CSF फ्लो, ठीक है ना। तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए वो क्या कर सकता है, कभी कभी CSF के फ्लो को ब्लॉक कर सकता है, तो इसी कारण से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है बंदे को, राइट। SIEDH हो सकता है बंदे को, ब्रेन एब्सेस, मेंटल रिटार्डेशन, सबड्यूरल इफ्यूजन, कॉमन इन चिल्ड्रन विद मेनिंजाइटिस ड्यू टू इन्फ्लुएंजा, ठीक है। सबड्यूरल इफ्यूजन की भी हिस्ट्री रह सकता है, ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है विद मेनिंजाइटिस ड्यू टू इन्फ्लुएंजा कारण से जो मेनिंजाइटिस हुआ इसमें कॉमन होता है। इन्वेस्टिगेशन पे क्या क्या कर सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन, NCCT कर दो, डायग्नोज कर लो मेनिंजाइटिस को, फिर अर्ली मेनिंजाइटिस CT स्कैन जो होता है नॉर्मल होता है, अर्ली केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस में CT स्कैन नॉर्मल होगा। हियर वी लुक फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो कि हमारा मेन एम होता है ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। डायग्नोज करेंगे पहले तो मेनिंजाइटिस को, फिर अर्ली मेनिंजाइटिस को CT स्कैन से देखेंगे, CT स्कैन यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, राइट, इन अर्ली मेनिंजाइटिस में, राइट। क्या बताया मैंने, डायग्नोज करोगे NCCT से, अर्ली मेनिंजाइटिस में CT स्कैन तो नॉर्मल रहेगी, और हियर वी लुक फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखना हमारा मेन एम होता है। इफ रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज नॉट देयर, इफ ठीक है ना, अगर रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर नहीं है तब लंबर पंक्चर हम लोग कर सकते हैं, लंबर पंक्चर पता चल जाएगा। इफ वी गो फॉर लंबर पंक्चर इन इंक्रीज ICP देन इट लीड्स टू CSF आउटफ्लो, CSF का आउटफ्लो रहेगा, कॉनिंग ऑफ सेरेब्रल टॉन्सिल्स इन फोरामेन मैग्नम, कार्डियक अरेस्ट। क्या हो सकता है कि लंबर पंक्चर इन केसेस में किया जिनके ICP इंक्रीज है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कैसे प्रेसिपिटेट होगा। सोचो लंबर पंक्चर हो रहा है, हमने आउटफ्लो दिया, आउटफ्लो का रास्ता दिया, तेज़ी से प्रेशर नीचे की तरफ आया, सेरेब्रल टॉन्सिल जो है नीचे की तरफ पुश हुए, वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस किया और कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये हो सकता है बंदे को। CSF कल्चर करा लो, मोस्ट एक्यूरेट होता है, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ग्राम स्टेन, पुअर सेंसिटिविटी आउट, ठीक है ना, स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं CSF कल्चर पे, इंडिया इंक फॉर क्रिप्टोकॉकस, इंडिया इंक देखेंगे क्रिप्टोकॉकस को, राइट, और इसकी सेंसिटिविटी और होती है मैलिग्नेंट सेल्स, और इंडिया इंक देखोगे क्रिप्टोकॉकस पे, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSF एनालिसिस के बारे में, CSF एनालिसिस क्या क्या दिखेगा, क्या क्या नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो सारे कंडीशंस इस साइड में और इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे ये इस साइड लिखे हैं, ठीक। तो ठीक है, तो यही चेक कर रहा था कितना पढ़ाना है, लंबा है थोड़ा नहीं चलो CSF एनालिसिस देखते हैं। अपीयरेंस होगा, सेल देखते हैं, ग्लूकोज एंड प्रोटीन। अपीयरेंस कैसा होगा, नॉर्मली CSF कैसा दिखता है, क्लियर रहेगा। सेल क्या क्या दिखेगा, 0 से 5 लिम्फोसाइट्स देख सकते हो, 2 से 3 2/3 प्लाज्मा देखोगे। ग्लूकोज जो होता है 2/3 ऑफ प्लाज्मा होता है, यहाँ पे मतलब 40 से 60 तक होता है। प्रोटीन 15 से 45 तक होता है यहाँ पे। अब बायोजेनिक मतलब बैक्टीरियल आ गया तो क्या होगा, टर्बिड थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली हाईली रेज्ड होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाईली रेज्ड जो होता है ये सेल हो जाएगी, जिसमें मतलब कि बायोजेनिक बैक्टीरियल आ गया। कोई भी बैक्टीरिया आता है तो क्या आता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्लूकोज बैक्टीरिया ग्लूकोज खा जाता है इसलिए हाईली रिड्यूस हो जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब डाइजेस्ट कर रहा है सेल को तो यार ऑब्वियसली प्रोटीन बढ़ जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, फाइब्रिन वेब स्ट्रॉ कलर्ड होगा, फाइब्रिन वेब लाइक दिखेगा और वो स्ट्रॉ कलर्ड होगा। रेज्ड होगा अगेन वहीं पे 5000 से 10000 होगा, अगेन बैक्टीरिया खा जाएगा तो रिड्यूस ग्लूकोज, और यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यार ट्यूबरक्लोसिस में हम लोग जानते हैं प्रोटीन का मतलब कि वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आप वहाँ पे हाइड्रोसेफेलस की फाइंडिंग्स ज़्यादा ऑब्वियस होती है। एसेप्टिक वायरल में अपीयरेंस अगेन क्लियर रहेगा, वायरल के केसेस में 50 से 1500 सेल्स मिलेंगे, ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन। वायरल को डायग्नोज करना थोड़ा सा ट्रिकी सा है क्योंकि यहाँ पे केवल सेल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और सब चीज़ें सेम है, राइट। मैलिग्नेंसी में क्या होगा, सेल्स अगेन क्लियर रहेंगे, लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, डिक्रीज रहेगा ग्लूकोज, और नॉर्मल और इंक्रीज अगेन मैलिग्नेंसी, साइटोलॉजी मैलिग्नेंट सेल्स दिख जाएंगे तुम्हें। फंगस के लिए क्या है, HIV पेशेंट क्रिप्टोकॉकस क्लियर और क्लाउडी रहेगा, 10 से 500 सेल्स दिखेंगे, डिक्रीज कर जाएगा ग्लूकोज और एलिवेटेड रहेगा प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है अपने को कि हाँ कहाँ डिक्रीज करता है कहाँ एलिवेट करता है, फंगस के लिए हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या दोगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट इस पर जो है 20% का रहता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का,
एम्पेरिकल ट्रीटमेंट थेरेपी दे दो। वी डू नॉट वांट टू वेट फॉर लैब रिपोर्ट्स एज मोर्टेलिटी इज हाई, वी स्टार्ट ट्रीटमेंट। तुम एम्पेरिकल थेरेपी देना चालू कर दो, तुम लैब रिपोर्ट का इंतजार मत करना, क्योंकि मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा है कि तुम जब तक लैब रिपोर्ट्स का इंतजार करके ख़त्म हो गए, हो सकता है बंदा मर जाए, ठीक है ना। इसलिए थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से तुम शुरू कर सकते हो। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे दो, वैंकोमाइसिन दे दो, कवर्स मोस्ट ऑफ द कॉमन पैथोजेन। आफ्टर रिपोर्ट, अगर तुम्हारे पास रिपोर्ट आ गई तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ इस बैक्टीरिया के कारण से ये हो सकता है, तो उस हिसाब से दवाई चला दो इसकी। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई, तो पेनिसिलिन जी दे दो, वैंकोमाइसिन दे दो, सेफ्ट्राइक्सोन दे दो। डिजीरिया मेनिंजाइटिस है, ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोकाई है, तो पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, ट्राइऑक्सोन, सेफ्ट्राक्सोन, सेफोटेक्सिन, यही चीज़ें हैं डिजीरिया मेनिंजाइटिस में, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई में, ठीक। ग्राम नेगेटिव अगेन आ गया तो फिर क्या दोगे, सेफ्ट्राक्सोन, सेफोटेक्सिन, एच इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव, प्लूरोमॉर्फिक कोकोबैसिलाई, सेफ्ट्राक्सोन, सेफोटेक्सिन, स्टेफाइलोकोकाई के वैंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ठीक है। लिस्टीरिया के लिए क्या दोगे, एम्पिसिलिन, स्यूडोमोनास, सिफ्टाजिडीन। तो बेसिकली तुम सेफ्ट्राक्सोन ही हर जगह देना है, और अगर बैक्टीरिया के साथ साथ उनके एंटीबायोटिक्स के नाम याद रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, रोल ऑफ आईवी डेक्सामेथासोन, यहाँ पे क्यों हम लोग आईवी डेक्सामेथासोन देते हैं यहाँ पे, यूज इन मेनिंजाइटिस ड्यू टू एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन चिल्ड्रेन। यहाँ पे मेनिंजाइटिस किसके कारण से, एच इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के इन चिल्ड्रेन में, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस ड्यू टू एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन चिल्ड्रेन, ठीक, यहाँ पे देते हैं। डिक्रीज मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन, ये क्या कराता है, मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन को कम कराता है। डिक्रीज न्यूरोलॉजिकल सीक्वेले लाइक हियरिंग लॉस, ये न्यूरोलॉजिकल सीक्वेले को कम कराता है, जैसे कि हियरिंग लॉस वगैरह, ठीक है। और ये डिक्रीज करता है मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन को, और ये क्या करता है, यूज इन मेनिंजाइटिस ड्यू टू एच इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन चिल्ड्रेन, डिक्रीज मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन, डिक्रीज न्यूरोलॉजिकल सीक्वेले लाइक हियरिंग लॉस, राइट। ये याद रखना भाई कि मेनिंजाइटिस के लिए देते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल सीक्वेले जैसे कि ये सब ना हो, हियरिंग लॉस वगैरह। ट्रीटमेंट ऑफ रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो, एलिवेशन ऑफ हेड टू 30 से 45 डिग्री, ताकि थोड़ा ब्लड ये सब का थोड़ा नीचे आ जाए। हाइपर वेंटिलेशन थोड़ा कर दो कि हाँ हाइपर वेंटिलेट कर दो, सोल्टोन और प्रोसेस हो जाए तो खुल जाए ब्लड वेसल्स, ठीक है। मतलब हाइपर वेंटिलेट कर दो, ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा कर दो, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे अरे ब्लड वेसल खुल नहीं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए थोड़ा, ये सही रहता है थोड़ा। मैनिटॉल दे दो, आईवी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ताकि वो भाई आउटफ्लो कर जाए, जितना डायरेटिस करा दे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोनिक मेनिंजाइटिस के बारे में। क्रोनिक मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण से क्रोनिक हो सकता है, क्रिप्टोकोकल डिजीज, मैलिग्नेंसी, सार्कोइडोसिस में, ये सब केसेस में आपको क्रोनिक मेनिंजाइटिस मिलेगा, राइट। तो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस का प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी स्लो, वीक्स टू मंथ्स, ठीक है। ऑब्वियसली ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ वेरी क्रोनिक डिजीज, तो इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत स्लो रहेगा, वीक्स टू मंथ्स का इसका प्रेजेंटेशन रहेगा। प्रेजेंटेशन इज आवर्स टू डेज, नॉट ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस। आवर्स टू डेज है, तो अगर किसी भी प्रेजेंटेशन किसी का भी आवर्स टू डेज में है तो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस नहीं है। बेसल ब्रेन इज इन्वॉल्व, बेसल ब्रेन इन्वॉल्व होता है। सब एरिकनॉइड स्पेस इज इन्वॉल्व बाय द एक्सुडेट, सब एरिकनॉइड स्पेस जो है इन्वॉल्व रहता है बाय द एक्सुडेट, एक्सुडेट द्वारा सब एरिकनॉइड स्पेस भी इन्वॉल्व रहेगा। सीजर्स एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स इज हाई, सीजर्स और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जो है यहाँ पे हाई रहेंगे, ठीक है ना। और ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस में खास बात याद रखना कि ATT शुड बी गिवन एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। ATT को हमें देना ही देना है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के केस में नहीं देना, एज इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है ना, ये क्रॉस नहीं करता ब्लड ब्रेन बैरियर को, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ATT हमें देना, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन केवल नहीं देना है, ठीक है ना उसमें, और बाकी सब दे सकते हो दवाइयाँ। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों नहीं देना, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस करता है, राइट। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस में क्या करते हैं, कॉज बाय क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस द्वारा होता है। ये टाइप ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस, ये फंगल मेनिंजाइटिस का प्रकार है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एड्स पॉजिटिव पेशेंट, एड्स पॉजिटिव पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस है ये। यूजली ऑकर्स इन पेशेंट्स विद CD4 काउंट जो है लेस देन 100 है CD4 काउंट, तो उसको हाँ हो सकता है ये मतलब कि क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। इसका प्रेजेंटेशन जो हो सकता है सब एक्यूट प्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्टर्ड मेंटेशन, हेडेक, मेनिंजिस्मस, ये हो सकता है सब एक्यूट प्रेजेंटेशन के मामले में। क्या क्या, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्टर्ड मेंटेशन, हेडेक, मेनिंजिस्मस, ठीक है ना, ये सब दे सकता है सब एक्यूट प्रेजेंटेशन में। क्या क्या दे सकता है,
फीवर हो सकता है बंदे को, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, ऑल्टर्ड मेंटेशन हो सकता है, हेडेक, मेनिंजाइटिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंस ऑफ सीजर्स एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स इज लो। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ सीजर्स और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के इनका इंसिडेंस कम रहेगा। एसोसिएटेड पल्मोनरी डिजीज इन 1/3 पेशेंट, 1/3 पेशेंट में एसोसिएटेड पल्मोनरी डिजीज रहेगा। बस इनिशियल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया एक्सटेंट से हम लोग ये, क्योंकि एमसीक्यू उनके सवाल में आता है। ठीक है ना, क्रिप्टोकोकस के मतलब कि क्रिप्टोकोकस को कैसे डायग्नोज करोगे इंडिया एक्सटेंट। सो हेलो अराउंड सेल्स, हेलो दिखाएगा अराउंड सेल्स। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, क्रिप्टोकोकल एंटीजन। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट यहाँ पे क्या रहेगा, क्रिप्टोकोकल एंटीजन जो है इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, राइट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, एम्फोटेरिसिन भी दिला दो, मतलब कि खिला दो, और फ्लूसाइटोसिन दे दो। एम्फोटेरिसिन भी और फ्लूसाइटोसिन कर दो। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, क्रिप्टोकोकल एंटीजन। क्रिप्टोकोकल एंटीजन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, और एम्फोटेरिसिन भी, फ्लूसाइटोसिन आईवी दे दो, आईवी दोनों। फिर इसमें फ्लूकोनाजोल दे दो। फ्लूकोनाजोल के बाद अंटिल CD4 काउंट इज मोर देन 200 बट स्टिल कंटिन्यू विद HIV ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो इसके बाद एम्फोटेरिसिन भी, फ्लूसाइटोसिन के बाद फ्लूकोनाजोल दे दो जब तक तुम्हारा CD4 काउंट 200 से ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन तब भी कंटिन्यू करो HIV ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है ना, तो HIV ट्रीटमेंट के साथ तब भी कंटिन्यू करना है। तो ये बात रही आपकी मेनिंजाइटिस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंसेफेलाइटिस के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।